क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो मस्त हो जाएगा। चलिए, अब एक चीज समझिएगा, मैं एक बार AS15 का समरी देता हूं आपको। ठीक है, AS15 में क्या होता है बच्चे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस था, जो भी सैलरी दे रहा है किसके हिसाब से अकाउंटिंग होगी, AS15 के हिसाब से होगी। फिर हमने देखा था लीव एनकैशमेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान है कोई भी एम्प्लॉय हो, टेम्पररी, फुल टाइम, पार्ट टाइम, उसको जो भी हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दे रहे हैं वो किसके अंडर आ जाता था, AS18। और अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को अगर मैं बाइफरकेट करूं तो एक था शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, एक था लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, एक था पोस्ट रिटायरमेंट, और एक चौथा था वॉलेंट्री रिटायरमेंट यानी कि टर्मिनेशन बेनिफिट्स। ठीक है, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में, अगर मैं बोलूं शॉर्ट टर्म के अंदर देख लिया था कि लीव एनकैशमेंट भी आ रहा था तो कैसे हो रहा था, सैलरी वेजेस कैसे होगा। आज मैंने आपके साथ थोड़ा सा टेक्निकल काम करना है, लेकिन उसको आसान बना दिया जाएगा, सो डोंट वरी। एक बार के लिए आप समझिएगा, टेक्निकल काम ये है बच्चे। सपोज करो कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर तुम मेरी कंपनी में रहोगे ना, तो 5 साल बाद जो भी तुम्हारी सैलरी है उसका 20% बोनस दे दूंगा मैं। और क्योंकि तुम 5 साल रुके तो उसको 5 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या उसके, तो मैंने आपको जो पैसा देना है वो कब देना है, 5 साल बाद। सैलरी तुम्हारी अभी जो है वो भी चेंज हो जाएगी, इट इन्वॉल्व एस्टिमेशन। और 5 साल बाद जो दूंगा, तो उस साल में तो खर्चा नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो अभी होना चाहिए। तो क्या ये बहुत एग्जैक्ट लेवल पे निकल सकता है या एस्टिमेशन बेसिस पे होगा, एस्टिमेशन बेसिस पे होगा। पहले मुझे बताइए, यहां तक बात समझ आई पहले, वृंदा जी, गोपाल जी, यहां तक बात। सर इसमें बेसिकली यही है ना कि अगर 5 साल के लिए करना है तो 5 सालों के लिए हमारी अभी सैलरी से वो एक्स अमाउंट माइनस भी होता रहेगा। नहीं, जो सैलरी है आपकी, जो आपको पर मंथ मिलती है वो तो मिल रही है। मतलब जब तो आप कोई ये कंपनी ज्वाइन करते हो उसमें आपको 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है। लेकिन मैंने उसमें एक चीज और क्या करी हुई है, लाइक इफ यू स्टे फॉर 5 years आई विल गिव यू 20% बोनस। अच्छा, और वो हमारी अभी सैलरी से नहीं जा रहा। अभी सैलरी से नहीं जा रहा है, वो आगे की ठीक है सैलरी सर। से जाएगा। ठीक है ठीक है ना, सर। वो चीज है। हाँ जी सर, जल्दी बोलो। सर ये एस्टिमेटेड हाँ तो जी फिक्स्ड बोलो। होना चाहिए ना, सैलरी तो फिक्स्ड है। अरे सर मैं अभी स्टार्ट हुई है, मैं अभी खत्म है अभी। आप एक बार बात कर लो ना, मेरी एक बार बात कर लो ना, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट। या मेरा खत्म ही होगा, मेरा दूसरी क्लास में आगे मैं ले जा ही नहीं सकता इसको। ठीक है, आप एक बार बात ही कर लो ना, बात ही कर लो, वो वही तो बात कर रही है, बात कर लो ऊपर। ठीक है, हाँ 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 जी, क्या कह रहे हैं गोपाल। सर आपने बोला बोनस जो होगा 5 इयर्स बाद तो वो एस्टिमेटेड बेसिस पे निकलेगा। एग्जैक्टली। तो सर लेकिन सैलरी तो फिक्स्ड होती है ना, तो उसका तो एस्टिमेट सैलरी है ही। फिक्स्ड है, बट मैं तेरे को 5 साल बाद तेरी क्या सैलरी होगी क्या मुझे आज पता होगा। अच्छा ठीक और ठीक तू है। रुकेगा या नहीं रुकेगा, 500 एम्प्लॉई है, कितने एम्प्लॉयज रुकेंगे, और जो रुकेंगे हम्म। उनको 20% मिल रहा है। समझ रहे, तो क्या आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो ये आज ही कि आज का खर्चा क्या बन गया मेरा इस साल का। सर उनको नहीं 20% उनकी 5 साल की सैलरी जो भी एक्स अमाउंट है उस पे मिलेगा। नहीं मैडम, जिस अच्छा। दिन जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन जो सैलरी है। हाँ हाँ सर, वही वही तो इसीलिए ये एस्टिमेट है क्योंकि हमें पता ही नहीं है बिल्कुल। बेस क्या है तो उसका एंड 20 क्या एंड लेट लेंगे। लेट सपोज कि आप अभी करंट का भी दोगे, बट डू यू नो आपके पास 5 साल तक कौन रुकेगा, ये चीज पता है आपको। नो सर। तो नहीं। फिर एस्टिमेशन तो इन्वॉल्व है ही ना। यस सर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं एम्प्लॉयज के टूवर्ड्स, जो कि मुझे आज नहीं पता, मेरा खर्चा तो होगा, कितने एम्प्लॉय पे होगा ये नहीं पता, कितना अमाउंट होगा ये नहीं पता। तो बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चे, आप इसको कह सकते हैं कि भाई अगर एस्टिमेट इन्वॉल्व है तो इसको एक्चुएरियल वैल्यूएशन या एक्चुअरीज इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो देखना पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो बेसिकली किस चीज पे चल रहा है ये जो बात है, आपके लिए ना कुछ टर्म्स नए आएंगे समझिएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। जैसे कि पेंशन हो गई, कितनी पेंशन जाएगी, तब तुम्हारी जो सैलरी होगी उस हिसाब से ही तो पेंशन बनती है, कितनी प्रमोशन हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, जैसे छोटी सी बात बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट क्या हो गया बच्चे, 5 ईयर बोनस प्लान हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने तुम्हारे साथ बात करी जस्ट एग्जांपल के लिए, 5 ईयर
बोनस प्लान। तो वो तो हो गया लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है। लेकिन पोस्ट एम्प्लॉयमेंट में क्या हो गया, यू कैन से पेंशन, ग्रेचुटी एक्सेट्रा। मुझे क्या पता भाई तेरी सैलरी कितनी होगी, तेरी कितनी एलिजिबिलिटी बनेगी, खर्चा तो आज बनाना है मुझे। क्यों, कोई दिक्कत? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। नहीं सर। सर अब आप वैसे कंपनी खर्चा अभी से क्यों बना रही है अगर मैडम, उससे। AS15 और अभी, अच्छा एक बात बताओ, एक एम्प्लॉय जब रिटायर होगा उसको मैं तब ग्रेचुइटी दूंगा, डू यू रियली फील कि वो खर्चा उस साल का है या वो उसके टेन्योर का था? हाँ सर ठीक है, टेन्योर का है, सो ठीक एज इन व्हेन यू डू योर जॉब, आप उस हिसाब से पैसा कमा रहे हैं, पर वो पैसा हर बार एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा, ये वाली चीज है। बट मैं भाई, कोई रिटायर होगा तब उसको करोड़ रुपए दे रहा हूं, तो यार वो तब का खर्चा थोड़ना है। है। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, अब आप समझिएगा। और कंपनीज को ना प्रॉब्लम भी आती है, क्या है कि यार अब मेरे को डर लग रहा है यार, कितने लोग रुकेंगे कितने नहीं रुकेंगे, तो मैं ना कोई इंश्योरेंस या ऐसे ले लेता हूँ, और उसको क्या बोला जाता है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। कंपनी अपने आप को बचा लेती, कह रही है भाई सुन, ठीक है, एम्प्लॉय को नहीं बोल रहा मैं, पर व्हाट इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, मैं एक अमाउंट, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, मैं एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करता जाऊंगा, अमाउंट फिक्स। कंपनी ने सोच लिया भाई इतने एम्प्लॉय हैं, 1 लाख रुपए इनका जमा कराओ और खत्म। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया मेरा, प्रोविडेंट फंड। अब आप थोड़ा सा, आपको बीच बीच में मॉड्यूलेशन लगेंगी, बट आप समझिएगा। एक होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, इसको शॉर्ट में बोला जाता है DCP। और ये नाम से ही है कि आपको जो कंट्रीब्यूशन है वो डिफाइंड है, वो फिक्स्ड है। डिफाइंड का मतलब क्या हुआ बच्चे, फिक्स्ड। तो बेसिकली फिक्स्ड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर की कोई सिरदर्दी नहीं, वो जितना अमाउंट है वो जमा कर देगा। आगे सुनिएगा, एक्चुएरियल रिस्क। एक्चुएरियल रिस्क होता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे हो गई, कुछ है, वो एम्प्लॉय के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। मैंने एम्प्लॉय को बोला था तेरा पैसा PF में डाल दिया, अब भाई PF वाला आगे मार्केट में लगाए, तेरे ज्यादा हो जाए तेरा फायदा, कम हो जाए तेरा नुकसान। डिफाइंड कौन है बोले तो PF, NPS स्कीम होती है जैसे। कोई एक्चुएरियल की इसमें जरूरत नहीं, कंट्रीब्यूशन जितना भी करोगे PNL में चार्ज कर दोगे, इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का आपको मतलब समझ आना चाहिए कि मैं एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, उसको मैं PNL में डाल दूंगा। अगर वो वैल्यू 10x हो गई, एम्प्लॉय का फायदा, 0 हो गई, एम्प्लॉय का नुकसान, मेरा कोई नहीं लगा। अब ये किस लिए है मेरे को इसलिए नहीं जाना, बोलो सर ये पेंशन में होता है, ग्रेचुटी, ये सारी बातें नहीं करनी मैं, मुझे बताइए कोई दिक्कत? पहले बताइए, नहीं डिफाइंड सर। कंट्रीब्यूशन प्लान क्लियर है? यस सर। चलिए, अब नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट पे ही सारी कहानी है। सारी कहानी नेक्स्ट पर है, दैट इज डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ये जो बेनिफिट है ना, बेनिफिट का मतलब कि तेरे को मैं कितना दूंगा 5 साल बाद, वो फिक्स्ड है। जैसे कि 20% बोनस, समझ रहे हो? कंट्रीब्यूशन में क्या था, मैं हर महीना पैसा दे रहा हूं, उसमें कंट्रीब्यूशन फिक्स था। बेनिफिट में क्या है, आपको जो मिलेगा, जैसे मैं तेरे को 20% बोनस दूंगा, ठीक है, बोलोगे सर अमाउंट तो फिक्स नहीं है, अमाउंट फिक्स नहीं है, लेकिन तेरे को इतना पता है अगर मैं 5 साल रुक गया ना तो मुझे 20% बोनस मिलेगा, ठीक है। अब अगर तू रुक गया तो 5 साल बाद मुझे 20% देना पड़ेगा, लेट्स सपोज एक अमाउंट X। तो वो जो X है, क्या वो मुझे हर साल कुछ ना कुछ खर्चा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? वेन यू स्टे फॉर 5 years, आई गिव यू 20%, तो वो जो 20% है वो 5 साल बाद दूंगा, ये तो तय है। लेकिन उसका खर्चा क्या 5 साल बाद ही बनना चाहिए या आज भी थोड़ा सा बनना चाहिए? आज भी बनना चाहिए। लेकिन वो कितना बनेगा, यहां एस्टिमेशन इन्वॉल्व, क्योंकि यहां पे कोई एनुअल कंट्रीब्यूशन नहीं चल रहा है, ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की जैसे, समझ रहे? यहां पे तो ये है भाई, मेरे इतने एम्प्लॉई हैं, अगर 5 साल बाद रहे तो भाई इतना अमाउंट देना है, मैंने 20% देना, और वो एस्टिमेट अमाउंट पे लगभग 250 करोड़ आ रहा है। इस साल कितना रिकॉर्ड करूं, अगले साल कितना रिकॉर्ड करूं, उससे अगले साल कितना रिकॉर्ड करूं, और कभी कोई एम्प्लॉय जाता जाएगा। आज तो यहां बैठे हैं 500, कल हो गए भाई 450, तो ये तो भाई मॉड्यूलेशन है। तो बेसिकली मेरा कंट्रीब्यूशन, मैं कहीं, आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीवेयर, जस्ट लाइक दीज प्रोविडेंट फंड्स,
बेनिफिट्स, ये देखिए क्या लिखा है, एट द एंड इज फिक्स। एट द एंड का मतलब समझ रहे हो, 5 साल बाद इतना अमाउंट मिलेगा, इतने परसेंट मिलेगा। एक्चुएरियल रिस्क किसके ऊपर है, क्योंकि अगर ये सारे के सारे रुक गए ना, मैंने सोचा था 300 रुकेंगे, भाई 500 के 500 रुक गए, मार्केट में क्रैश आ गया था, कोई नौकरी नहीं छोड़ रहा भाई, मैं सैलरी नहीं दे रहा तो कह रहे मिलेगी नहीं गई, तो इस चक्कर में मुझे ज्यादा देना पड़ जाएगा, तो भाई मेरे ऊपर है रिस्क। एक्चुएरियल का मतलब एस्टिमेशन, मार्केट रिस्क कोई नहीं। एक्चुएरियल एजम्पशन रिक्वायर्ड, और हम एक्सपेंस जो भी मैं अमाउंट कुछ बनाऊंगा किस मेथड से होता है बच्चे, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। बताइए कोई दिक्कत? आपको लगेगा सर ये बहुत थ्योरेटिकल नहीं है, जी हाँ बिल्कुल थ्योरेटिकल, लेकिन आप एक बार सुनते जाइए, उसके बाद प्रैक्टिकल पे जाएंगे, इससे रिलेट करो। अब ये प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड क्या होता है, आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल डिफाइंड बेनिफिट्स टू बी पेड। अरे सर ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, डिफाइंड बेनिफिट्स। फिर अगर वो बेनिफिट मैंने 5 साल बाद देना है तो मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो मेरा हर साल का बेनिफिट आ जाएगा। और फिर मैं कुछ डिस्काउंटिंग लगाऊंगा अपस्ट्रीम, जो आपने एफएम में शायद से लगाई हो शायद से ना लगाई हो, ये नॉर्मल डिस्काउंटिंग नहीं। और फिर मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालूंगा। सर आप ये क्या कर रहे हो, छोड़ो ना बेटे, 4 स्टेप है बस, लिख दिया आपने, ठीक है ना? मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, अब सर ये क्या है, सर ये मतलब ये आपने जब लिख लिया तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर ही एक डीबी होता है, ये जब मैं क्वेश्चन पर आऊंगा तो उस पर ही आ जाऊंगा, सीएससी बस स्टैंड्स फॉर, तो डीबी होता है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ये लायबिलिटी होती है, और सीएससी करंट सर्विस कॉस्ट। तो ये लिख लेंगे बच्चे एक बार। तो क्या है बच्चे आपका, करंट सर्विस कॉस्ट। सर ये क्या होता है, छोड़ो ना बच्चे, बस अब ये समझो, मैंने, अगर तुम 5 साल रुक गए, तेरे को 5वें साल के एंड में 30 लाख दिखा दूंगा मैं। 30 लाख दिख रहा है तेरे को, 5 साल रुक गया, लेकिन तू सोच के देख, इसका मतलब हर साल का खर्चा कितना, 6 लाख। लेकिन 6 लाख तो मैंने 5 साल बाद देने हैं ना, तो आज का तो वो कम होगा ना, उसको करंट सर्विस कॉस्ट बोला, डिस्काउंट करने के बाद। वो वर्किंग कैसे बनेगी, ठीक है, ठीक है वो मैं कराऊंगा, लेकिन आप समझो कि आपको 5 साल मेहनत करने के बाद देखो, 5वें साल के एंड में कितना मिलेगा, 30 लाख। तो सिंपल सी गणित है, साल का कितना हो गया, 6 लाख। पर मैं तेरे को आज दे रहा हूँ 6 लाख, 6 लाख तो मैं 5 दे रहा हूँ, तो रियलिटी में 6 लाख थोड़ा है प्रेजेंट, उसी को आज के टाइम पे डिस्काउंट करूँ, कैसे करूंगा वो देखेंगे। और बेसिकली, क्योंकि लॉजिकली आपको अगर मैंने आज देना चाहिए पर मैं आपको दे रहा हूँ 5 साल बाद, तो मैं उस पर इंटरेस्ट भी दूंगा, तो इंटरेस्ट का भी खर्चा लगेगा, और डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ले दे के, अल्टीमेटली है तो ये वही 6 लाख, बस एक कट जाएगा सीएससी करंट सर्विस कॉस्ट, और ठीक है। मुझे समझ नहीं आया, हमने 6 लाख फ्यूचर में मिलना है, हमने उसको फ्यूचर में डिस्काउंट कर मतलब दिया। 5, यू विल रिसीव 6 लाख एट द एंड ऑफ 5th ईयर, यस सर। बट आई एम बुकिंग द एक्सपेंस ऑफ दैट 6 लाख टुडे। तो क्या यस वो सर। आज का 6 लाख ही है, या जो 5 साल बाद 6 लाख है वो आज का तो 5 लाख होगा ना, हाँ सर। तो मैं उसको 5 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा। हाँ सर। और क्योंकि मैं तुम्हें ये पैसा आज तो दे नहीं रहा, 5 साल बाद दूंगा, तो मैं कुछ इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड कर दूंगा। कहने ठीक का है मतलब सर। उसी 6 लाख को मैंने बाइफरकेट कर दिया बस। ठीक है सर। एंड उसके बाद एक चीज होती है बच्चे, प्लान एसेट। आपको ज्यादा मांगेगा ना, ये पिछली बार भी अटेम्प्ट में यही क्वेश्चन आया था, और इसके 2-3 क्वेश्चन है वो देखेंगे। प्लान एसेट क्या होता है, अपने आप को इंश्योर करने के लिए आपको जो भी पैसा देना है, मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके बैठ जाता हूँ, कल को तुम्हारा कोई क्लेम आएगा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट बेच के तुम्हें पैसा दे दूंगा, प्लान एसेट ही होता है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, एक लेवल पे आपको क्लैरिटी आई थोड़ी सी थ्योरेटिकली,
अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने और ये AS15 सारा का सारा डन हो जाएगा। आइए बच्चे AS15 में सबसे पहले प्लान एसिड के बारे में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब सर एक बात बताओ, प्लान एसिड क्या है? आप अपना दिमाग को चलाइए मत ना, आप बस सोचिए एक एफडी है, एफडी का ओपनिंग बैलेंस, एफडी का क्लोजिंग बैलेंस, ड्यूरिंग द ईयर एफडी कितनी बढ़ गई, उस एफडी में से कुछ पैसे दे दिए और उसका ब्याज खत्म। ठीक है, उस हिसाब से चलाएंगे। आइए जरा देखते हैं सर। द सर ये फेयर बुक में वैल्यू है कहाँ पे, क्योंकि मतलब पेज नंबर इसका सिक्स क्या है? पॉइंट टू फोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। ठीक है सर। द फेयर वैल्यू of the plan asset of Anupam was 2 lakh in respect of employee benefit। आप देख रहे हो ये थोड़ा सा बेनिफिट नाम से आपको पता लग जाएगा, डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। ठीक है, कितने रुपए है बच्चे, कौन से दिन? सर 2 lakhs है 1 अप्रैल। तो बेटे ये मैंने बना भी रखा है, प्लान एसेट 2 लाख समझ आ रहा है आपको, ओपनिंग बैलेंस ऑन 30th of September द प्लान पेड आउट द बेनिफिट ऑफ 25,000। भाई कुछ लोगों का क्लेम आ गया भाई, 25,000 कौन सी तारीख को? 30/9। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो मुझे 25,000 देने पड़ेंगे, मेरे को 25,000 देने पड़ेंगे। तो अगर मुझे देने पड़ेंगे तो मुझे एसेट की वैल्यू तो कम करनी पड़ेगी ना, एफडी तो मेरी कम हो गई ना। ओपनिंग कितने की थी? 2 लाख की, 25,000 की पेमेंट करी, 25,000 देना पड़ेगा। ये समझ आया पहले 25,000। एंड रिसीव्ड इनवर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 55। भाई 55 की और इन्वेस्टमेंट भी करी है। कौन से दिन? 30/9 को। तो 30/9 को 55,000 बढ़ भी गया। ये तीनों आपको अगर सर्कल समझ आ गए तो अब वो क्या बोल रहे हैं, ऑन 31st March द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट वॉज 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 3 लाख। ठीक है जी। ऑन 1st April 2001 दैट इज द ओपनिंग बैलेंस, द कंपनी मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट बेस्ड ऑन द मार्केट स्टडी। और ना आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये रेट पकड़ना है एक्सपेक्टेड। ठीक है जी। एक्सपेक्टेड का मतलब भी क्या होता है वो छोड़िए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक्सपेक्टेड क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पे 10% कमाऊंगा, लेकिन मार्केट कंटिजेंसी, मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, तो हो सकता है मेरी एक्चुअल रेंट ज्यादा भी हो और मेरी कम भी। अब आपके सामने फॉर्मूला आ रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न में अगर कोई एक्चुएरियल गेन्स हो गए, मार्केट गेन्स है ये, प्लस एक्सपेक्टेड कितना मेरा 10.25, अगर मैंने 5% और कमा लिया तो एक्चुअल तो 15.25 हो गया ना, और अगर मेरा 3% गिर गया तो वो लॉस हो गया, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। और एक चीज आपको बता दूं, कोई भी एक्चुएरियल गेन्स या एक्चुएरियल लॉसेस अगर होंगे तो उसको आप कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएम। जनरली थ्योरेटिकली क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने ये बताया। मुझे बताइए, मेरे को लग रहा है मैं 10% कमाऊंगा, लेकिन मार्केट ने 14% दे दिया मुझे, तो मेरा एक्चुअल तो 14 है, तो एक्चुएरियल गेन क्या है? 4%। ठीक है जी। अब मुद्दे की बात यू है बेटे, पहले वो क्या निकालने को बोल रहा है? एक्सपेक्टेड। अब मुझे एक बात बताओ, अब सोचो जरा, क्या ये 2 लाख रुपए पूरे साल इन्वेस्टेड नहीं रहा? बिल्कुल रहा है, आप सोच के देखिए। नहीं, तू 30/9 का करना, तू लॉजिकली 30/9 को ये बोलना तूने 30,000 डाल दिए बस। 30/9 को 25 गए, 30/9 को 55 है, 30,000 मैंने 30/9 को डाले। पर ये जो 2 लाख है ये तो पूरे साल रहा। तो मुझे बता दे 2 लाख का 10.5% कितना होता है? ये मेरी आ गई एक्सपेक्टेड रिटर्न। 2 लाख का 10.5% एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्लियर है जी? यहां तक कोई दिक्कत? अब आप समझिए सर, इस 2 लाख के ऊपर आपने पूरे साल का दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर ये जो 30,000 है इस पे भी तो मिलेगा। आप ये 30,000 समझे,
समझे? 30,000, 30,000 पे 10.5% कितने महीने के लिए? 6 महीना। पर आप गलत सोच रहे हैं। कंपाउंडिंग के अंदर अगर पूरे साल का 10.5 है तो 6 महीने का जरूरी नहीं है उसका आधा ही हो। तो कंपाउंडिंग का एक फॉर्मूला होता है भाई, समझ रहे? और ये हमेशा पेपर में 6 महीने आएगा, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा मैथ्स लग जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए व्हाट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10 पॉइंट। जैसे ही आप ये फॉर्मूला डालेंगे तो आपको 6 महीने का ब्याज मिल जाएगा। कितना? √1+r-1, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5% आ जाएगा। मुझे बताइए, क्लियर है? सर ये अब 6 लगाइए। मंथ से कहाँ से रिलेटेड है ये वाला फॉर्मूला? हाँ जी बच्चे। ये 6 मंथ से ये कहाँ से, ये मैडम ये जब कैसे अंडर रूट होता है ना तो वो 6 मंथ्स का कुछ आ जाता है। ये ना मैथ्स एनयूटी के लॉजिक्स हैं ये कुछ। अच्छा, तो सर ये वाला फॉर्मूला यही हमें आएगा, तभी यूज हाँ, करना है डेट फॉर सिक्स चेंज नहीं मंथ आएगी। हाँ, और आपको बताऊं इंस्टीट्यूट ने तो ये तक लिख दिया क्वेश्चन में कि अगर आपको लगाना है तो सही है, नहीं लगाना तो आप 10.25 इंटू 6/12 भी कर लो। ठीक है, ये भी दिखा हुआ दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, पर अभी इस केस में आप समझिए, मैं 10.5 नहीं लगाऊंगा, मैं एक फॉर्मूला डिराइव करूंगा, और वो फॉर्मूले के हिसाब से कितना परसेंट आ रहा है? 5%। तो आप देख रहे होंगे 30,000 के ऊपर कितना परसेंट लगा? 5%, दैट इज 1,500। ये जो दोनों मिला के है ना भैया, ये है एक्सपेक्टेड। ए भैया, 2 लाख के ऊपर और 30,000 के ऊपर एक्सपेक्टेड। इसके अलावा जो बैलेंसिंग है वो एक्चुएरियल गेन्स हो गया, और तीनों मिला देगा तो एक्चुअल रिटर्न। सर ये आंसर बिल्कुल मेरा बनाइए, टू लेजर पॉइंट बनाइए, थ्री साथ साथ फाइव आ बनाइए रहा आप। है ये साथ साथ फाइव बनाइए परसेंट लेजर। कैसे आया? हाँ जी, सर 5% तो नहीं आ रहा। आएगा मैडम 5%। मैं लिखता हूँ एक बार वो रेट को, आप 0.1025 लिखो ना मैडम। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, और ये बनाइए एक बार, नहीं तो ये समझ पकड़ में नहीं आएगी बात। ये बनाओ एक बार, ये जो मैंने बनाया है, ओपनिंग, क्लोजिंग, कंट्रीब्यूशन, बेनिफिट्स पेड, एक्चुअल रिटर्न 2 लाख पे और 30,000 पे। एक्चुअल मतलब एक्सपेक्टेड, और जो बच गया वो एक्चुएरियल गेन्स। सर एक बार आप इसके लेबल्स बता दो कि क्या लिखना है, जैसे ओपनिंग बैलेंस हो गया, और क्या है ये? नाम में ऐसा कुछ नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अपने उससे लिख दोगे ना, चलो एक मिनट रुको, मतलब एक बार पहले वैल्यूज तो लिखो, एक बार कॉन्सेप्ट एक बार हो तो जाए। सर जो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स लिखेंगे हम इस वाले सब हेड को? एक्सपेक्टेड रिटर्न इन दोनों को लिखोगे आप। एक्सपेक्टेड रिटर्न ये हो गया आपका एक्चुएरियल गेन्स, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा। और एक्चुअल क्या हो जाएगा? नीचे फॉर्मूले में लिख देंगे एक्सपेक्टेड प्लस एक्चुएरियल गेन्स। ठीक है बच्चे, एक बार मैं आ रहा हूँ ये वाला सॉल्व करना, ठीक है जी? मैं नीचे बात करने जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ खत्म नहीं होगा तो इसलिए रहने ही देता हूँ। अब समझ नहीं आएगा तेरे को कुछ भी। कोई बात नहीं, क्लास देख वो बर्डन आगे क्लास का और सर जीडीएस के नोट तक कर होगा है। मैं क्या करूं, वो भी जरूरी है। हाँ जी, बना क्या? बना बना भाई। अरे तो तेरा और टाइम वेस्ट हो जाएगा, अब रहने ही दे, बल्कि कुछ भी नहीं आएगा समझ, बहुत टेक्निकल है। तो अभी लंबी क्लास नहीं है। आधा घंटा और चलेगी, पर देखो बिल्कुल पता नहीं, आइडिया नहीं लगेगा तेरे को। मैं आधा घंटा जो समझाया उसी पे आधा घंटा क्वेश्चन है, मतलब। मेरे भाई 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, पूरे साइकिल लगा लिए, 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, उस पे 6 महीने का, पर 6 महीने के लिए रेट क्या था तेरा? 5%। 5%, ये हो गया तेरा एक्सपेक्टेड। दोनों को मिला के एक्सपेक्टेड। और
ये क्या था, उसके बाद जो तेरा बैलेंसिंग फिगर आएगी वो तेरे गेन्स आ गए। डेबिट साइड में तो देखेगा शॉर्ट आ रहा होगा तेरा, डेबिट साइड पे शॉर्टेज आ रही होगी। तो पहले लोग फिल्मों कर जाएगा ये वाला और फिर 2x में रिकॉर्डिंग देंगे। हाँ तेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये बल्कि भी घर ही चला जाता, कोई फायदा नहीं, आधे घंटे में कुछ नहीं समझ नहीं आएगा। ये तो सर वो उससे फुल वाले तो संडे सर करता हूँ मैं। सर सर ये कल के 2 दिन रह गए, मतलब 27-28 वाले किसी एक दिन करा दो। पर सर दो करा दो, एक करा दो, आइडिया लग जाए बस ये तो अलग से ही करा दूंगा वो, जब मैं सिस्टम से बोलूंगा तो क्लासों मिस मत करियो, पर मैं ऐसे ही 10 मिनट के लिए अलग से बता दूंगा। हाँ जी। पहले से ऐसा मतलब 48,000 बैलेंसिंग में करा रहा होगा दोस्त, उस तरफ तेरा 325 आ रहा है, इधर टोटल कर, जो शॉर्टेज है वो 48 आ जाएगा। हम तक के लोगों का नाम होगा वो मुझे पता है। देखा कैसे बनाया, ऐसे बनाया। हाँ तो मुझे इसलिए एक्स की मतलब उसके तो सही है, पर मैं स्क्रीन पे हाँ डालूंगा। आपको तो मैं कह स्क्रीन पे डालूं, हाँ। बच्चों को होमवर्क दे दूं, ये नहीं करेंगे यार। ये है जी, वृंदा जी का आ गया, गोपाल का आ गया। यस सर, हो गया। अगर आपका हो गया तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये आसान है काफी। क्वेश्चन नंबर 8 खुद से सॉल्व करिएगा। ये तो बहुत ही छोटा सा है, मतलब इसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है नजर। और बस इसके बाद एक क्वेश्चन कराएंगे और हमारा अकाउंट्स का सारा सिलेबस खत्म, और आखिरी क्लास में फेस टू फेस में बस एक ही बच्चा बैठा। ये नहीं सोचा था मैंने। हाँ ब्रो, बेनिफिट पेड क्या है, 2 लाख उधर दिखा देगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन साल ऐड करा, ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है नजर। हाँ ये मतलब 3 नंबर या ऐसे 2 नंबर में, पर वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो 4-5 नंबर का। यही वाला वो प्लान एसेट ना, वो अगर देखा होगा तो ये वाला है वो। हो गया बच्चे ये वाला। तो आप देखोगे मैंने ना जो क्वेश्चंस है उनको यहीं पे सॉल्व करे हुए हैं, कि आपको जिस लॉजिक से मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कर लोगे अब तो। ये फाइल में शेयर कर दूंगा। बताइए क्लियर है, गोपाल जी का आ गया। यस सर, क्लियर है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और उसमें वो सारे के सारे स्टेप्स लगेंगे बच्चों। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 9। और आपको बस मैं ध्यान दिला दूं, वो हमने वो कुछ वर्किंग नोट बनाया था ना, उसमें स्टेप ऐसी देख लेते हैं एक बार, क्या बोला था सर आपने कुछ। सबसे पहला स्टेप क्या था, टोटल डिफाइंड बेनिफिट्स टू बी। मतलब भाई मैं तेरे को सपने दिखा रहा हूँ, 5 साल बाद तेरे को ये दे दूंगा इतना अमाउंट, टोटल लेवल, डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग छोड़ो ना, टोटल लेवल पे कितने रुपए तू सोच रहा है यार, अगर मैं इस कंपनी में 10 साल रुक गया, 10 साल बाद छोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा पैसा। सैलरी वैल्यू तो मिल ही रही है, पर वो बोनस की बात या जो भी है वो कितना मिलेगा। ठीक है जी, तो आइए क्वेश्चन को रीड करेंगे।
और इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एन एम्प्लॉई रोशन, an employee Roshan has joined the company in the year 2001 or the annual emoluments of Roshan is 14,90,210। बहुत अच्छी बात है, रोशन जी ने ज्वाइन करा, बहुत अच्छी बात है। तो ईयर 0 में ज्वाइन करा होगा, जब भी ज्वाइनिंग, अभी मेरे को डेट तो दे नहीं रखी, तो मैं तो पहले दिन ही मानूंगा। कितने की सैलरी है भाई की? 14,90,200। तो आप एक चीज समझ रहे हो, इसको ईयर 1 बोल सकता हूं, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर। ईयर 1 में भाई की कितनी सैलरी रहेगी? 90,210। ये आप अग्री करते हैं? द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ गिविंग अ लमसम पेमेंट। अच्छा, कंपनी कुछ पॉलिसी है, लमसम पेमेंट दे दूंगा तेरे को, 25% ऑफ द लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी कितनी है भाई की वैसे इस पूरे साल में? 14,90। इसका 25% नहीं मिलेगा? नहीं, लास्ट ड्रॉन एनुअली लिखा हुआ है, समझ। फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इफ द एम्प्लॉय रिटायर्स आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर ऑफ, 5 साल पूरे होने चाहिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 14,90 के बाद अगले साल कितनी सैलरी होगी? कैसे निकालूंगा मैं? अच्छा एक चीज, द सैलरी ऑफ द रोशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो क्या तुम मुझे ईयर 2 का बता सकते हो? 14,90 पहले साल है, दूसरे साल कितनी है? 16,39,231। ईयर 3 की बता। 18। हाँ, उसके बाद उसके बाद 21, 21,81,817। इसके बाद, इसके बाद की जरूरत है वैसे, पर कितनी आ रही फिर भी बता। बस इतना ही चाहता। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं मैंने तो 6 साल का निकाल दिया? इंस्टीट्यूट से गलती होगी क्वेश्चन। जो तुम्हारा 24 लाख आया ना, इंस्टीट्यूट ने कितनी बार कर दिया बेटे? 5 बार। पर आप मुझे बताइए, क्या 5 बार इंक्रीमेंट देना था? अगर आप 5 बार बढ़ा दोगे, 14,90 का देख रहा है 110, पहला साल 14,90 है। नहीं, पर अच्छा ठीक है, तो जो उसको हाइक मिल रही है, वो हाइक तो तू खुद अपनी बात कर ले। तू 14,90 पे है, 1 साल पूरा हो गया, सेकेंड ईयर में कितना होगा, थर्ड में कितना होगा, चौथे में और पांचवें, 5वें साल के एंड में तू यहां पर है जी। ये रहा तेरा 5वां साल का एंड। आपकी खुद की नौकरी की बात कर लो आप, आपको क्या लग रहा है जब 5 साल तेरे पूरे हो जाएंगे तो तेरा 21 लाख का पैकेज है? क्योंकि पहले साल तो विदाउट इन्फ्लेशन बात करेगा। अच्छा तू ये कहना चाह रहा है यहां ज्वाइन करो और यहीं पे 110% कर दो, ऐसे थोड़ा ना होता है। एग्जैक्टली, हाँ तो वही तो, 1 साल तो तू 14,90 पे ही काम करेगा। इन्होंने तो, तूने क्या करा, तूने यहां पहुंचने के लिए 110% करा, फिर इसका 110% करा, फिर इसका 110 करा जो भी है, और इसका 110 करा। कितनी बार 110 कर रहा है? 4 बार। एग्जैक्ट, ये मिस्टेक है क्वेश्चन। तो बेसिकली सर 4 बार नहीं होना चाहिए, मैं 5 बार नहीं 4 बार होना चाहिए था एग्जैक्टली ना। 4 बार होना चाहिए, तो ये मिस्टेक है। ठीक है सर। तो आप ये कह सकते हैं सर 14,90 को ना एक बार के लिए, पर पूरा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व है
लेट सपोज कि 1490 ना होता, कुछ एक्स अमाउंट होता है जिसको मैं 4 बार 110% करता तो 24 लाख आता। क्या आपको पहले उसका पैकेज समझ आया? एट द एंड ऑफ ईयर 5 पैकेज समझ आया बच्चे? क्लियर है? अब मुद्दे की बात ये है, 24 लाख तो तेरी सैलरी होगी ना, तेरे को 24 लाख का कितना मिलेगा? और आप भूलिएगा नहीं, हाँ पर ईयर है, तो इंटू 5 करूंगा और क्या आ जाएगा? 30। तो आप ये कह सकते हैं आपका जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 क्या था? टोटल डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 30 लाख। तू सपना ले रहा है तेरे को 30 लाख मिले। क्लियर है जी? स्टेप नंबर 1 सबको क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है तो गोपाल जी क्लियर है? व्हाट इज स्टेप नंबर 2? ये 30 लाख का तेरे को फायदा मिलेगा कितने साल में? 5 साल में। ये 6 लाख कर दे रे। स्टेप नंबर 2, क्लियर है जी? पहले मुझे बताइए स्टेप नंबर 2 तक क्लियर है? अब मैं जो सर चीज 1 मिनट ना, एक बार कॉपी में बस लिख रही हूँ। 30 लाख टोटल था, पर ईयर आ जाएगा आपका 6 लाख। क्लियर है बच्चे? अब एक बार थोड़ा और सोचिए, 5 साल बाद कितने दूंगा? 30 लाख। बेनिफिट डिफाइंड है 30 लाख रुपए, ठीक है? इसका मतलब 30 लाख को ऐसे तोड़ रहा हूं मैं, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6, क्योंकि पहले साल के सर ये एंड। गलत नहीं है, क्योंकि हमारा इन रियलिटी बेनिफिट तो सिर्फ 25% लाइक 6 लाख ही है। बाकी पार्ट तो सैलरी ही है। नहीं नहीं मैम, सैलरी नहीं है मैम। मैं 24 लाख का 25% आपको दे रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ तूने कितने साल काम करा? 5 साल में 500 और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैम। अच्छा सर, अच्छा ठीक है, तो ये बोनस एवरी हाँ, ईयर ये है। सिर्फ ये सिर्फ और ये इट हैज नथिंग टू डू विद योर पर मंथ पर एनम सैलरी। वो आपके अच्छा बैंक अकाउंट ठीक में है, आती जा रही है। ठीक है सर। ठीक है? अब आप समझिए, जब 5 साल हो जाएंगे तो मैं तेरे को 30 लाख दूंगा। और 30 लाख का क्या बाइफरकेशन है? 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख। तो तू सोच के देख, जो ईयर एंड 1 पे 6 लाख बनता है, वही तो तेरे को, अगर मैं बोलूं, जो जब 5वां साल हो जाएगा, मैं ना 6-6 लाख करके ना पैकेट बना रखे हैं मैंने, तो मैं जेब से निकालूंगा, ये ले पैकेट नंबर 1 6 लाख। 5 साल के एंड में सोचिए, ठीक है? पैकेट नंबर 2। तो आप बताइए, जो चीज मैं आपको 6 लाख 5वें साल के एंड में दे रहा हूं, उसकी आज की वैल्यू क्या है? क्योंकि मेरा खर्चा 6 लाख नहीं है, खर्चा 6 लाख से कम है मेरा। आप अगर समझे तो बात। हम्म 6 लाख का खर्चा निकल। 6 लाख, हाँ, 5वें साल के एंड में 30 लाख दे रहा हूं। 30 लाख का मतलब 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख 5 साल का। पर मैं ये जो 6 लाख रुपए दूंगा, ये खर्चा कह सकता हूं पहले साल का, जिसको मैं बुक यहां करूंगा। बट शुड आई बुक 6 लाख? आई शुड बुक लेसर देन 6 लाख। मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा। हाँ बस हम अभी हाई स्टार्टिंग के लिए। आज मैं ईयर 1 के एंड पे हूं, और वो 5वें साल के एंड पे है 6 लाख। बड़ी अच्छी बात बोल दी मैंने। ईयर 1, ईयर 5 कितना है? 4 साल है मुझे। हाँ तो डिस्काउंट करोगे। इसीलिए इस 6 लाख को डिस्काउंट कर रहा हूं मैं, 4 साल से करूंगा। हाँ जी, बताइए जरा, समझ आया तो? यस सर। हाँ, बड़ी अच्छी, बड़ी टेक्निकल चीज है, पर वो समझने में बड़ा वो है।
मैं 6 लाख पैकेट में दूंगा तेरे को एनवेलप बना के, लेकिन ईयर 1 के एंड पे वो 6 लाख थोड़ना है। फिर ऐसी जो दूसरा पैकेट मिलेगा तेरे को ईयर 5 पे, पर वो ईयर 2 के एंड पे, तो 3 साल का ही डिस्काउंटिंग होगा ना। तो आप देखिए, तो ये थोड़ा अपस्ट्रीम डिस्काउंटिंग बोलते हैं इसे। पहले हम तुम जनरल डिस्काउंट कैसे करते हो, 1 आता है 0.909 ऐसे, पर ये रिवर्स चल रहा है। तो 3 years, 2 years, 1 year, और जो आखिरी वाला है वो तो 6 लाख का 6 लाख ही होगा, वो तो 1 ही लिखूंगा। हाँ जी, लेकिन फिर वो ईयर 1, ये वाला ईयर 1 है ना, फिर तू ईयर एंड 5 बोलेगा ना 1 को, फिर नहीं तो हाँ वो 5 4 3 2 1 है, पर हमेशा टेक्निकली ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 हुए तो। मुझे बताइए, मैं आपको 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख दे रहा हूं, और आज का जो 5 साल बाद 6 लाख है, जिसकी आज की वैल्यू 0.735 है, इसको बोला जाता है करंट सर्विस एक्सपेंस। जो एक्सपेंस है मेरा 441 इज माई करंट सर्विस कॉस्ट। गया 6 लाख है, पर वो 5 साल बाद जा रहा है ना, पर आज का वो 441। ईयर 1 के एंड पे जब मैं खर्चा बना रहा हूं, इसकी एंट्री तो क्या डालेगा, करंट सर्विस कॉस्ट डेबिट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन करके लायबिलिटी 441, 4 लाख। समझ रहे? हाँ जी, गोपाल जी क्लियर है? वृंदा जी क्लियर है? यस सर, बस बना रही हूँ। हाँ, काफी काम खत्म हो गया बस, यहां तक क्लियर है? अब ये तो हो गया, और ना ये ना ऐसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया ना देखा नहीं होगा, वो नहीं हो सकता सॉल्व। ठीक है, इसमें कोई उसने एक अपना कोई इनपुट डाल दिया, इतने एम्प्लॉय चले गए चेंज, भाई गया भाई क्वेश्चन। ये तो यही क्वेश्चन आएगा तो ही सॉल्व हो पाएगा। समझ रहे हो? अब वो नेक्स्ट चीज क्या बोल रहे हैं कि आपने ईयर 1 पे कितने का खर्चा बनाया, 441। अब मुझे हर साल इस पे इंटरेस्ट, क्योंकि 441 का खर्चा मेरे ईयर 1 का है, बट आई एम पेइंग इट ऑन ईयर 5। तो मैं हर साल का ब्याज करूंगा ना, तो आप देखना ये ब्याज और वो करके सारा का सारा 30 लाख ही आ जाएगा। समझ रहे हो आप? और पहले साल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मैं खर्चा कौन से दिन बना रहा हूं, लास्ट डे। बिकॉज ये जो मैं बुक करूंगा, इट इज बुक्ड ऑन लास्ट डे, देयरफॉर नो इंटरेस्ट इन ईयर 1। कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ना प्रोजेक्टर चेंज हुआ, वो लेके गया, इसकी अलाइनमेंट थोड़ी अलग है। समझ आया? बड़ी टेक्निकल चीज है बेटे, इसका मतलब समझ रहे हो आप? ईयर 1 पे ये रहा आपका करंट सर्विस कॉस्ट, ये रहा आपका इंटरेस्ट कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट कितना आया, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा, 441। इंटरेस्ट कुछ नहीं लगा। सेकेंड ईयर में 441 की तो लाइबिलिटी चल रही है, ब्याज भी लगेगा 441 पे लगेगा। हाउ मच, 8%, दैट इज 35 to 80, प्लस ईयर 2 का करंट सर्विस कॉस्ट। हाँ, ईयर 2 में, ठीक है, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की लाइबिलिटी है। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस, और ये भी क्या है, और तुम जितना इंटरेस्ट बनाओगे, उतना जितना इंटरेस्ट और जितना खर्चा, लाइबिलिटी तो बढ़ी जाएगी। तो तेरी ओपनिंग, क्योंकि सर आप मेरे को ना इसमें इंटरेस्ट का समझ नहीं आया कि इंटरेस्ट कॉस्ट लग किस चीज की रही है, मतलब। एक्सपेंस 441 का है, यस सर। बट आप इसको पे कब करेंगे, एट द एंड ऑफ 5 ईयर, यस सर। तो आप इंटरेस्ट लगा रहे 8%, because I am paying you late. Although it is expense of ईयर 1, I am paying you at ईयर 5, तो I am booking the expense। ठीक है सर। और ले दे के वही 441, जब आगे के 4 साल का ब्याज होगा, इट विल बिकम 6 lakhs टेक्निकली। यस सर। ठीक है, तो मैं बस आपको एक एंट्री, बस कि करंट फर्स्ट ईयर की एंट्री बताता हूँ आपको, ठीक है।
ईयर 1 की एंट्री, करंट सर्विस कॉस्ट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 4,41,000, 4,41,000। करंट सर्विस कॉस्ट को आप मालूम है किधर भेज देते हो? पीएनएल में। पीएनएल टू करंट सर्विस कॉस्ट 4,41,000, 4,41,000। ये ईयर 1 हो गया। ईयर 2 में क्या करेगा? करंट सर्विस कॉस्ट कितने रुपए की? 476। इंटरेस्ट कितने का? 35,200 टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है दोस्त? सर 6 लाख ही होना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, नॉट से वाई 6 लाख। सर ये इंटरेस्ट मतलब टेक्निकली डिफरेंस नहीं है कि जो मेरे को 5 साल नहीं, बाद 6। अच्छा। वो डिफरेंस सेकंड ईयर में ही कैसे पूरा हो जाएगा? वो तो आगे के सालों में बिछ गया ना वो तो पूरा। ठीक है ठीक है ठीक है। सर जो आपने 476 476 400 लिखा है तो इंटरेस्ट ही जुड़ा हुआ है फिर कोई हाँ, जो इंटरेस्ट है टेक्निकल 200 35,280। पास करते हो। हाँ, नहीं जुड़ा हुआ। करंट सर्विस कॉस्ट जब तूने डिस्काउंटिंग कर दी वो ये वाला है। जब आपने डिस्काउंटिंग कर दिया तो इंटरेस्ट तो हो ही नहीं सकता उसके अंदर। 476 के अंदर इंटरेस्ट का है? समझ गया? जब तूने आगे के 6 लाख को डिस्काउंट कर दिया तो ब्याज तो बाहर कर दिया। तो इसलिए मैं एंट्री के थ्रू बताऊंगा ना, आपको अच्छा लगेगा। पहले मुझे बताइए, ईयर 1 की एंट्री समझ आई है? और आपको ये समझ आ गया नो इंटरेस्ट इन ईयर 1, ये समझ आ गया ना? यस सर। अब आप मुझे ईयर 2 का टोटल बताइए। 476 और 35,200 टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितना? नहीं भाई, उसके अंदर ओपनिंग जुड़ा हुआ है। जो लायबिलिटी वो डीबीओ का बैलेंस 441 है, ऐसे नहीं है। है 509 और इसको आप कहाँ भेज देंगे? पीएनएल टू करंट सर्विस कॉस्ट टू इंटरेस्ट। कितना है? 509 नहीं है, 511,600। और इसी खर्चे को आप पीएनएल में भेज देंगे 511,600, 47,6400 एंड 35,200। सर वो इंटरेस्ट वाली लाइन दिखा दो कि आपने क्या लिखी है यहाँ पे। नो इंटरेस्ट इन ईयर 1। और आप इसको समझिए ना, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ है। इट्स अ लायबिलिटी, नो? समझ रहे? अब समझ, 441 क्या था? ओपनिंग बैलेंस डीबीओ। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट का खर्चा ऐड हो गया। ड्यूरिंग द ईयर करंट सर्विस कॉस्ट ऊपर से आएगा, सारा जुड़ गया ये 9। समझ रहे? अब नेक्स्ट ईयर वो जो डीबीओ का बैलेंस है उसमें पूरे पे ब्याज लगेगा। उस 952 680 पे 8% लगेगा। लायबिलिटी पे, ओपनिंग लायबिलिटी पे ब्याज लगेगा पूरा। पे थोड़ा ना करा आपने, ऐसे चलता चलता जाएगा तो आपका 30 लगा देगा। मुझे बता दीजिए अगर कोई दिक्कत हो। सारी बातें मैंने बोल दी बेटे आपको। ऐसा ही है, गहराई से सोचो तो ब्याज पहले डिस्काउंट कर दिया, फिर उसी को बाइफरकेट कर रहा हूं मैं। पहले मैंने 30 लाख को डिस्काउंट कर करके इंटरेस्ट को बाहर करा, फिर मैंने उसी को रिवर्स कैलकुलेशन में वो 30 पर कह सकता था, वही चीज भी। हाँ सर वही हो रहा है। एग्जैक्टली है ना, मतलब एकदम डिटेल्ड समझने के बाद शॉर्ट में तो यही है कि पहले डिस्काउंट कर दो फिर उसी का दोबारा से। क्या ये बच्चे क्लियर है? तो यस बहुत सर। ही खुशी के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि आपका अकाउंट्स का सारा सिलेबस, 1 मिनट बेटे, एक क्वेश्चन, एक और। इलस्ट्रेशन नंबर 9,
एक एक चीज बता दो बस, अगर आपको कोई एक्चुएरियल गेन या लॉस हो गया उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? पीएनएल में चला, सर पीएनएल में चला ठीक है। जाएगा। दैट्स इट, इलस्ट्रेशन नंबर 6 एक बार पढ़ लीजिए। और वो यही कह रहे हैं कि भाई कोई फायदा हो गया, कोई नुकसान हो गया, कहाँ जाएगा भाई पीएनएल में। हाँ ठीक है सर, वाली बात, ठीक है, पढ़ लोगे इसको। तो सर जी ठीक है, हो जाएगा भाई, यस यही वाला सर। पॉइंट था, ठीक है। तो अब आपका सारा का सारा ऑनलाइन में, गोपाल जी भी चले ही गए हैं, बस एक वृंदा जी रह गई हैं हेलो सर, और हर्ष, आएगी नहीं। ठीक है। तो बच्चे जितना भी अकाउंट्स में डिलीवर होना था वो हो गया है, बाकी ऑब्वियसली कुछ प्रैक्टिस या कुछ भी रहेगा वो करेंगे, बट ऑफिशियली योर अकाउंट सिलेबस इज, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है बच्चे। यस ओके, तो अब सर, बहुत, टीडीएस का प्लीज देख लो। हाँ मैडम, मेरे को ना वो देख के मैं बस, आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा, आज मैं पक्का डाल दूंगा पूरा सेग्रीगेटेड, अच्छे से डाल, थैंक यू सर, थैंक ठीक है यू। बच्चे। यस चलिए, सर। तो इतना रखते हैं बच्चे, और अब मिलेंगे कल, एंड उसमें टैक्स ही अब चलाएंगे, जो भी चलेगा, ठीक है जी। यस सर, बाय सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।